हेलो स्टूडेंट्स, लेट गो टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, तो दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रॉक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ 20% इज टू 79% बाई वॉल्यूम एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर पे एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपोजिशन दे रखा है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन का मतलब हम इसको मोल से भी रिलेट कर सकते हैं, अमाउंट से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके हम मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल से मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ निकालेंगे? एयर में। आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या कह रहा है वो? द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। ठीक है, यानी जो इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है वो 10 atm दिया हुआ है। ठीक है, एट 298 केल्विन इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर 3.30 10⁻7 mm एंड 6.51 10⁻7 mm रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। देखिए जरा इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हमें 3 स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या रहा है, एयर में कंपोजिशन दिया है। कंपोजिशन कहाँ दिया है? एयर कंपोजिशन। बेटा यहाँ कंपोजिशन जो दिया है वो कैसा कंपोजिशन दिया है? एयर कंपोजिशन दिया है। ठीक है, कैसा दिया हुआ है इसमें? एयर में बोल रहा है। ठीक है, एयर में कह रहा है ये क्वेश्चन में। कितना है? 20% एंड 79% बाई वॉल्यूम। ठीक है, और पूछ किस में रहा है? तो एयर कंपोजिशन गिवन, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है? हमें बताना क्या है? वाटर कंपोजिशन। बेटा समझो इस बात को। ठीक है, एयर कंपोजिशन दिया है, वाटर का कंपोजिशन हमने बताना है इसको। ठीक, अब सबसे पहले क्या करने वाले भाई, अगर हमको वाटर में कंपोजिशन निकालना है तो हमें हेनरीज लॉ लगाना पड़ेगा। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, किसी भी गैस का, मान लिया हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका? ऑक्सीजन का। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का वाटर में इनटू KH। ये है बेटा, हमको KH तो गिवन है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमसे पूछा गया है वाटर में। ठीक है, तो क्या हमको प्रेशर मालूम है? पार्शियल प्रेशर तो क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। तो बेटा क्या करने वाले हैं? तो जो सेकंड हमारा स्टेप है वो यही लेने वाले हैं कि सबसे पहले वी कैलकुलेट व्हाट? पार्शियल प्रेशर किसके थ्रू? बाय डाल्टन्स लॉ। अब ये बताओ भाई, ये डाल्टन्स लॉ क्यों लगाया? क्योंकि कंपोजिशन जो दिया है वो एयर में दिया है, और गैसेस का मिक्सचर के लिए जो हम कंपोजिशन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं सम गैसेस का, या मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का रिलेशन, वो सिर्फ डाल्टन्स लॉ देता है। डाल्टन लॉ मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का रिलेशन गैसेस फेज में देता है, और हेनरीज लॉ लिक्विड फेज में देता है। क्लियर? ठीक है, तो हम डाल्टन्स लॉ से पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे कि कहाँ पे? लिक्विड के लिए। ठीक है, और फिर थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? फिर हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बेटा? अप्लाई हेनरीज लॉ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हेनरी लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हम लेने वाले हैं। हमसे पहली बात क्या कह रहा है? कह रहा है एयर का कंपोजिशन गिवन है, वाटर का कंपोजिशन हमने बताना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो हम सबसे पहले कह रहा है, मतलब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं पार्शियल प्रेशर। किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे? डाल्टन्स लॉ से। फिर क्या करेंगे? हम हेनरीज लॉ लगा के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे वाटर में। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं बेटा। अब बात आ रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट में हम ये डाल्टन्स लॉ और कैसे समझ सकते हैं कि कैसे हमने लगाना है? क्यों?
कैसे लगाना है, हम यहाँ मोल से रेट कैसे करते हैं, मतलब हम कंपोजिशन कहाँ, ये तो क्या दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम ने दिया है, समझिएगा, ये वॉल्यूम का रेशियो है ना, वॉल्यूम रेशियो है ना 20:79, ठीक है। अगर हम डाल्टन्स लॉ भी लगाते हैं तो बेटा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर, यही बात कह रहा है। तो बेटा ये मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल्स है क्या, मोल्स नहीं है ना, एक टेढ़ी चीज हमारे पास फंसी हुई है बेटा, ये वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, यहां मोल फ्रैक्शन चाहिए, वॉल्यूम मोल थोड़ी ना होते हैं, वॉल्यूम मोल थोड़ी ना होता है कि हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम करने वाले हैं फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है बेटा, PV इक्वल्स टू nRT। बेटा इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। अगर ये हो गया तो इसका मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जो रेशियो इसका होगा रेशियो मोल्स का भी होगा, तो जो रेशियो वॉल्यूम को होगा वही रेशियो मोल्स का भी होगा। क्लियर, एवोगाड्रो लॉ, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम को मोल की तरह हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? देयरफॉर अब डाल्टन्स लॉ लगा दो। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो हमने डाल्टन्स लॉ लगा दिया, जब डाल्टन्स लॉ लगाया तो जो पार्शियल प्रेशर हमने लिया बेटा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो क्या रखेंगे, 1 का मोल बाई टोटल मोल, तो ऑक्सीजन में कितना दिया बेटा 20, ठीक है, अपॉन 20 प्लस 79 इंटू 10, इक्विलिब्रियम प्रेशर टोटल प्रेशर दे रखा है वो, ठीक है। ये हो गया, कितना आ जाएगा बताइए, तो अबाउट 2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 2 ATM। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन का निकाल लें, ठीक है, तो नाइट्रोजन का 79 20 प्लस 79 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये तकरीबन 7.9 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है, हाँ 7.9 आ जा रहा है, इतना ATM, ठीक है। ये निकल गया, पार्शियल प्रेशर निकल गया, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर निकल गया, KH गिवन है, अब हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम हेनरीज लॉ, अब हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ में अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेटा ऑक्सीजन का, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करिए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH, क्लियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH। अब बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना निकल के आया, 2 ATM, 2 ATM, और KH कितना दे रखा है बेटा, KH क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है KH ऑक्सीजन के लिए 3.3 इंटू 10 के पावर 7 mm। अब बेटा यहाँ है ऊपर ATM में, यहाँ है mm में, क्या करोगे, अगर हम यहाँ 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ATM हट जाएगा, क्या आ गया, mm में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और ये फिर कितना आ जाएगा बेटा, कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 4.6, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4.6 इंटू 10 के पावर -5, ठीक है, कितना आ गया 4.6 इंटू 10 पावर -5। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये बेटा 7.9 अपॉन इंटू 760 अपॉन कितना दिया था बेटा इसका, हेनरी कांस्टेंट 6.51 इंटू 10 के पावर 7 mm, ये भी mm में हो गया, ये भी mm में हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.22 इंटू 10 के पावर -5। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या था, एयर कंपोजिशन दिया गया है, वाटर में कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है। पर एयर में कंपोजिशन जो दिया गया है, बेसिकली उसको कंपोजिशन नहीं कहेंगे, बाई वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। कंपोजिशन बाई वॉल्यूम ये हमको गिवन है, जो कंपोजिशन गिवन भी है वो बाई वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो हमारे लिए हम डाल्टन्स लॉ डायरेक्टली लगा नहीं सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ लगाया। इसलिए लगा सके क्योंकि हमारी तीन चीज़ें कांस्टेंट थी, इसलिए दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत समझने में, ठीक। रफ कर रहे हैं इसको फिर तो सेकंड क्वेश्चन ज़रा देखते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस W, X, Y and Z in water at 298 Kelvin. हेनरी लॉ कांस्टेंट आर, तो X, Y, Z, W, X, Y, Z चार गैसेस दी हुई है बेटा रूम टेम्परेचर पे, चारों के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा प्लॉट सही होगा। तो बेटा देखते हैं जरा, हमको क्या दिया हुआ है, एक तो गैसेस दी है और उसके KH की वैल्यू दी हुई है। गैस कौन सी है, W, X, Y, Z, क्या वैल्यूज़ दी गई हैं KH की, 2, 35 और 40, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। बेटा अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ग्राफ प्लॉट करिए या कौन सा ग्राफ सही है किसके लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बेटा जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बेटा हम तो ये पढ़े हुए हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लेकिन जो यहाँ पे प्लॉट दिया हुआ है वो प्लॉट किसके बीच है बेटा, पार्शियल प्रेशर का ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच दिया हुआ है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। तो क्या करने वाले हो, करने हम ये वाले हैं कि सपोज करिए कोई गैस है, अगर वो गैस डिज़ोल्व है, अगर कोई गैस डिज़ोल्व है किसी वाटर किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का और सोल्यूट का, वो किसके इक्वल होगा, दोनों को मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना होता है, वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, फ्रॉम, तो बेटा सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, तो जो मोल फ्रैक्शंस बेटा कितना होता है, ये सम 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये वाटर में निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा ना। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन, किसकी जगह पे, यहाँ मोल फ्रैक्शन गैस की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। ये इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लिया, क्या आ गया, KH माइनस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्लियर। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू माइनस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस KH। ऐसे क्यों अरेंज किया, दो चीज़ें बेटा, हमारे y एक्सिस पे क्या दिया हुआ, तो ये क्या निकल के आ गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y और x के बीच का प्लॉट है, y पे क्या है, पार्शियल प्रेशर, y पे क्या है, पार्शियल प्रेशर, और x पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेटा स्लोप कैसा होगा, तो अगर यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लिए और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लिए, ठीक है, तो बेटा स्लोप कैसा जा रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और हमारे पास एक इंटरसेप्ट भी है, ठीक है। तो स्लोप कैसा गया बेटा, नेगेटिव, स्लोप दिस इज माइनस KH, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या आ गई, KH की, ठीक है।
यानी स्लोप कैसा जाना है, नेगेटिव। क्लियर। अब चारों ऑप्शंस को जरा देखते हैं। इसका ये बात तो कंफर्म हो गई कि जितने भी हैं सभी गैसेस के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा। पैरेलल भी नहीं होगा, पैरेलल से थोड़ा नीचे ही जाएगा, पैरेलल भी नहीं जाएगा, पैरेलल से नीचे ही जाने हैं सबको। तो ये तो अच्छी बात है कि जो चारों ऑप्शंस दिए हैं इसमें सभी में स्लोप नीचे की तरफ ले गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ इसने, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बस ये समझिए। अगर कहीं ऐसा होता, थोड़ा सा इजी बनाता, तो कुछ एक आध ग्राफ ऐसा दे देता जिसमें स्लोप ऊपर की तरफ जा रहे होते। तो अगर स्लोप ऊपर जाता तो उसको तो देखते ही तुरंत डिस्कार्ड कर देना था, भाई स्लोप हमारा कैसा जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, उसको तो देखते ही हम कैंसिल कर देते। अब हमारा क्या हो गया, चारों ऑप्शन में स्लोप नीचे जा रहा है, तो क्या देखना बेटा, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वैल्यू Z, और नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, W की। नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम तो ये हो गया ना, अगर माइनस लगा दिए इसका तो। ठीक है, माइनस अगर लगा दी, इसका मतलब ये हो गया कि जो Z होगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्लोप रखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, -40 जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप बनाएगा। तो बेटा हमको अब क्या देखना है, देखना ये है कि ग्राफ कैसा आना है। तो अगर हम Z की बात करें तो Z क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्लोप रखेगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम किसका होगा, Z से थोड़ा सा कम किसका होगा, तो Z से थोड़ा सा कम किसका होगा बेटा, Y का होगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा कम किसका होगा, X का होगा। ठीक है, ऐसे आइए X का होगा, और काफ़ी हद तक स्ट्रेट मान के चलेंगे, 0.5 है, ये किसका हो जाएगा, W का। तो बेटा ये हो गया पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच का प्लॉट। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारा कुछ, कहीं कोई परेशानी समझने में। ठीक, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, बाकी असाइनमेंट आपको देंगे, उसमें क्वेश्चंस और रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट गो टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक क्या बेटा हमारा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से। क्लियर, तो क्या है हमारा, क्या पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, बट ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास सबसे पहले देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट तो ही होते हैं, डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर कहीं डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उसका जो मोलिकुलर मास हो रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलिकुलर मास होता है, ठीक है, वो एक्चुअल मास से थोड़ा सा डिफर कर जाता है। जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। अब डिफर कर गया तो एबनॉर्मलिटी आ ही गई मोलिकुलर मास से, इसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज करिए NaCl है। ठीक है, सपोज करिए NaCl है, मान लीजिए NaCl है, तो बेटा इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, Na का हो गया 23 प्लस Cl का 35.5, कितना आ गया 58.5 ग्राम। यही तो है मोलिकुलर मास NaCl का। ठीक है, तो हमारे ये कहने का मतलब है कि अगर हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दे रहे हैं, अगर हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जो मास आएगा डिज़ोल्व करने पे NaCl का, वो 58.5 ग्राम पर मोल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये कैसे हो सकता है, तो उतना ही आएगा, तो ऐसा नहीं है, डिफ़र करेगा। प्रूफ कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा कैसे चेक कर रहे हैं भाई। सपोज करिए NaCl है, NaCl का मास तो हमने इतना ले लिया। अब हमने क्या किया, NaCl को हमने क्या किया, डिज़ोल्व कर दिया। चलो देखते हैं जरा, तो किस में ब्रेक करेगा बेटा, Na प्लस एंड Cl माइनस।
यही ना ब्रेक करेगा। अगर इनिशियली ये 1 मोल रहा होता तो ये दोनों कितना होंगे 0 0। कब बेटा इनिशियली ये 1 था, ये दोनों 0 0 होंगे। अगर मैं बात करूँ फाइनली, तो फाइनली कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से कितना अल्फ़ा चला गया, कितना बनेगा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, यही तो हुआ। अगर हम इनिशियली मोल्स काउंट करें, अगर हम इनिशियली मोल निकालें, दिस इज़ N1, अगर इनिशियली हम मोल निकालें N1 तो बेटा कितना आएगा 1 + 0 + 0, कितना आ गया बेटा ये 1। नंबर ऑफ मोल्स बात किए हैं इनिशियली, और यही अगर हम फाइनली देखें तो कितना आ जाएगा 1 - अल्फ़ा + अल्फ़ा + अल्फ़ा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा 1 + अल्फ़ा, यही आएगा ना 1 + अल्फ़ा आ जाएगा। ये माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इनिशियल मोल, यानी अगर मान लेते हैं कि इनिशियली ये कितना था हमारे पास, इनिशियली ये इनिशियली था, ठीक है। जब इनिशियली है तो इसे मान लेते हैं हम M1, इसे क्या मान लिए हम M1, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि N1/N2 अगर हम करें, ठीक है, N1/N2 करें तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा, मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मास सपोज करिए हमने 10 ग्राम डिजॉल्व किया था, जितना भी एक फिक्स अमाउंट डिजॉल्व किया रहा होगा, तो W/ क्या हो जाएगा बेटा M1, और यहाँ क्या हो जाएगा W/M1। अब भाई मास जितना लिए वो थोड़ी ना बदल जाना, मैं तो मोलर मास की बात कर रहा था। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास चेंज होगा, मोलिकुलर मास में एबनॉर्मलिटी आई थी तो कौन चेंज होगा, मोलिकुलर मास में, इसीलिए तो M1 M2 ले लिया, अलग अलग मोल्स, ठीक है। वेट तो सेम होगा, तो बेटा W क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो N1/N2 ये निकल के क्या आ गया M2/M1, सही है। तो बेटा N1 क्या है 1, यहाँ पे देखो जरा, N1 क्या है 1, N2 क्या है 1 + अल्फ़ा इक्वल्स टू M2/M1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो ये इसको कहाँ भेज दिए, तो M2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा M2, इसको ये रहने दें, यहाँ भेज दें, तो क्या हो जाएगा M1/1 + अल्फ़ा। M1 M2 इक्वल तो नहीं आए, फाइनल जो आया है M2, जब डिज़ोल्व हमने कर दिया NaCl को, उस कंडीशन पे जो मोलिकुलर मास आया है वो क्या आ गया M1/ समथिंग। अब बेटा अल्फ़ा की कुछ तो वैल्यू होगी। अगर मैं NaCl की बात करूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी ना 1। तो अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ तो M1/2 सीधे हाफ हो गया, तो अल्फ़ा की कुछ तो वैल्यू होगी, और अगर अल्फ़ा की कुछ भी वैल्यू होगी तो साफ समझ लीजिए बेटा कि M2 जो होगा वो क्या हो जाएगा लेस देन, किससे हो जाएगा M1। प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई डाउट है समझ लीजिए, देख लीजिए। तो इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब जब ये एबनॉर्मलिटी सामने आई तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, वैन टॉफ ने। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, वैन टॉफ ने। और वैन टॉफ ने कहा कि ये गड़बड़ जो आ रही है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें एक हमारा फैक्टर जरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब इन्होंने अपने फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया, तो यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है, कोई परेशानी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, वैन टॉफ फैक्टर, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो गया, वैन टॉफ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वैन टॉफ फैक्टर। करेक्शन टर्म है ये एक, वैन टॉफ फैक्टर। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वैन टॉफ फैक्टर।
ठीक है, वांठा फैक्टर। अब ये वांठा फैक्टर क्या होता है, तो जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, ठीक है, इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्सटेंट एसोसिएट किया है और कितना एक्सटेंट एसोसिएट किया हुआ, ठीक है, इसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये है क्या, ठीक है, हम ये तो समझ लेंगे इससे कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन क्या है, इसको तो हम ठीक है इससे समझ ले रहे हैं, क्लियर। तो ये निकालते कैसे हैं, तो जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वांठा फैक्टर की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है बेटा, ये जो रेशियो है ये क्या है, इट इज़ अ रेशियो, ठीक है, किसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये इसका एक रेशियो है वांठा फैक्टर, क्लियर। ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास और भी तरीके होते हैं कहने के इसको, और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी जो कुछ पार्टिकल्स हैं उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन पे भी निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आफ्टर एनालिसिस अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एनालिसिस, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम। हमारे पास एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, क्या है, और क्या है कैलकुलेट करने का तरीका, और हम इसे क्या निकाल सकते हैं, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा इसको भी हम ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे, क्या है ये वांठा फैक्टर, तो पहली बात कि क्या किसके बारे में बता रहा है वांठा फैक्टर, तो वांठा फैक्टर बताता है जो एक्सटेंट है डिसोसिएशन या एसोसिएशन का, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू यानी है क्या, ये है क्या, हम इससे क्या पता कर लिए, एक्सटेंट क्या, डिसोसिएशन एसोसिएशन का, ठीक, ये है क्या, इट इज़ अ रेशियो, ये एक रेशियो है किसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इट इज़ अ रेशियो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एनालिसिस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एनालिसिस, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। इसी तरीके से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसका किसके साथ रेशियो है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया वांठा फैक्टर, इसके 3 तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी। अब आगे हम शुरू कर रहे हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कैलकुलेशन इसका देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, क्लियर। कैलकुलेशन जरा चेक करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कहीं सपोज करिए डिसोसिएशन की, सबसे पहले जरा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको देख ले रहे हैं, डिसोसिएशन के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास KCl है, सपोज करिए KCl है, KCl ब्रेक करेगा किसमें, K + Cl- ब्रेक कर गया, ठीक है, K प्लस और Cl- में ब्रेक कर गया। अब अगर इनिशियली 1 रहा हो, ये दोनों क्या रहे हों, 0 0 रहे हों, आगे क्या हो जाएगा, ये 1 - अल्फा फाइनली, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। तो जो I की वैल्यू होगी, अभी मैंने बताया क्या है वो, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, या ऑब्जर्व वैल्यू, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 + 0 + 0, कितनी वैल्यू आ गई, 1 + अल्फा। तो I की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 1 + अल्फा, ठीक है, कितना आ गया, 1 + अल्फा।
कहीं कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूँ KCl NaCl कुछ भी ऐसा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल्स टू व्हाट 1, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तो KCl की अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो I इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1 + 1 दिस इज 2। कहीं कोई दिक्कत समझने में कुछ? ठीक है, तो KCl के लिए I की वैल्यू यानी 1/2 फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड। सपोज करिए K2SO4 की बात करें तो बेटा किस में ब्रेक करेगा, ट्वाइस ऑफ K प्लस एंड SO4 डबल माइनस। तो यहाँ सबसे पहले कितना था 1, इनिशियली कितना रहा होगा 0 0 उधर, क्या हो गया ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये कितना बना 2 अल्फ़ा, ये कितना बना अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 + 0 + 0। तो क्या आ गया 1 + 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब बेटा इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 1, क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2 × 1 दिस इज 3। तो यानी ऐसे समझ सकते हैं इसको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो I की वैल्यू होती है नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, I की कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ आयंस जितने होंगे, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक केस लेते हैं हम पोटाश एलम का, पोटाश एलम का केस ले लीजिए। ठीक है, पोटाश एलम का केस ले लीजिए। इसके लिए जल्दी से बताइए I की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करिए फट से, बहुत तेज कैलकुलेट करिए। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितने आयंस होते हैं, अरे इक्विवेलेंट में भी पढ़ा था इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट्स में पढ़े थे, क्या हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24s2, कितने आयन निकले, यहाँ से तोड़ो जरा, ट्वाइस ऑफ पोटेशियम और एक सल्फेट आयन हो गया, यहाँ से ट्वाइस ऑफ एल्युमिनियम आयन। ठीक है, और थ्राइस ऑफ सल्फेट आयन, तो बेटा कुल कितने हो गए 3 2 5 5 1 6 6 2 8 हो गए। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? और इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे m/8, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट m/8, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए इसके 1 मोल में 8। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, 1/2 फैक्टर समझ में आ गया। किस केस के लिए, डिसोसिएशन के लिए सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक केस एसोसिएशन का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और 1/2 फैक्टर 2021 के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, बोर्ड में नहीं आएगा, केवल कंपटीशन में है, एकेडमिक पे नहीं रह गया ये। ठीक है, केवल कंपटीशन में हमको पढ़ना रह गया। अब बेटा जरा एसोसिएशन का एक केस देख लेते हैं, एसोसिएशन का केस। ठीक है, अब सपोज करिए कोई A है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A। ठीक है, ये N टाइम्स है, और जब इसको डिज़ोल्व किया गया, ठीक है, जब इसको डिज़ोल्व किया गया तो ये क्या बना लिया, आपस में अटैच होके N टाइम्स अटैच हो गया। क्लियर? तो अगर सपोज करिए इनिशियली ये 1 रहा हो, ठीक है, तो ये 0 रहा होगा, और फाइनली 1 में से अल्फ़ा निकल गया हो, तो ये कितना बना होगा α/N, N टाइम घट गया ना, पहले N था। ठीक है, सपोज करिए 10 था। एक समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अभी समझ में आ जाएगा। सपोज करिए CH3COOH है,
आपको भी मालूम है जैसे इसको डिसॉल्व करते हैं क्या बना ले रहा है, ये डाइमर बनाता है। सीधे समझिए इसको, अगर हमने डिसॉल्व किया ये 2 है तो क्या सीधे बना लेगा, डाइमर CH3COOH होल ट्वाइस। तो बेटा हाफ हो गया ना, जस्ट कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स, सीधे हाफ हो गया ना, जितना था ये। सो टोटल अटैच, अगर ये 3 होता तो 1/3 हो जाता ना, अगर ये 4 होता तो ये 1/4 होता ना। तो यहाँ पे 2 था, ठीक है। कोई दो चीज़ें थी, दोनों इकट्ठा होकर 1 हो गई, तो पहले ये 2 था, अब हाफ हो गया ना। अगर ये 3 होता, ठीक है, और फिर 1 हो जाता तो पहले 3/1 हो गया, 1/3 हो गया ना। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। 3 थे पहले गिनती में, अभी 1 हो गए तो 1/3 हुआ ना, ठीक है। समझ में आ गई इसी बात, क्लियर। देख लीजिए, अब ये मान लीजिए इनिशियली कितना रहा होगा, ये मान लो कि 1 रहा होगा, ये क्या हो गया 0। अब यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा गया तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा/2, क्लियर है। ऐसे सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम अगर i की वैल्यू कैलकुलेट करें, वन टर्म फैक्टर यहाँ पे निकालें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n अपॉन 1 प्लस 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n, ठीक है। या इसको एक और थोड़ा इजी वे में ले सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस अल्फ़ा, इन दोनों में से अल्फ़ा को कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में से अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा +1, यहाँ क्या बचेगा माइनस क्या बचेगा 1/n। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है। अब यहाँ से हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ट्रांसफर किया i/1 माइनस, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर i गिवन हो तो अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 बाई 1 प्लस 0, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा में से अल्फ़ा/2 ले गए तो 1 माइनस अल्फ़ा/2 ही बचेगा ना। अरे भाई 1 अल्फ़ा है ना, एक अल्फ़ा में से आधा अल्फ़ा निकाल दिया हमने, या ऐसे समझ लो, चलो ठीक है 1 था, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/2। बेटा 1 में से 1/2 कितना गया, कितना बच गया 1/2 बचा, 1/2 बचेगा पॉजिटिव, यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा/2 i की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अब एक और पॉइंट जरा यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर सपोज करिए कि कहीं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वहाँ i की वैल्यू कैसे चेंज होगी, किस हिसाब से चेंज होगी, घटेगी, बढ़ेगी, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू सेम रहेगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, KI है, ठीक है, HgI2 आपको ये हमने पढ़ा था, बताया था लास्ट क्लास में, बताया था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया K2HgI4, ठीक है। तो देख के बताइए ज़रा i की वैल्यू घटी होगी या बढ़ी होगी। पहले जो i की वैल्यू थी और जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया तब जो i की वैल्यू है, वन टर्म फैक्टर की वैल्यू है, ठीक है, वो सेम है, डिक्रीज़ किया है या इंक्रीज़ किया है। तो बेटा सबसे पहले इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। आप जरा देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ k प्लस एंड ट्वाइस ऑफ i माइनस हुआ। इसको जरा ब्रेक करो, ट्वाइस ऑफ k प्लस एंड HgI4 डबल माइनस, ठीक है। तो टोटल कितने यहाँ पे आयंस हैं, 3 आयंस, और यहाँ पे कितने आयंस हैं, 4 आयंस। तो बेटा यहाँ i की वैल्यू कितनी मान लिया, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये i की वैल्यू कितनी 3। तो डिक्रीज किया या इंक्रीज किया, डिक्रीज किया या इंक्रीज किया, तो बेटा क्या हो जाएगा
डिक्रीज कर रहा है। तो याद रखेंगे क्या, एक जनरल पॉइंट, तो जनरली ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ आई डिक्रीजेस। जनरली ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ आई डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? देख लीजिए, समझ लीजिए, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जेई नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट? अगर सपोज करिए Na2S है, ठीक है, तब तो कोई टेंशन नहीं, क्यों? Na+S⁻, दिस इज 2, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर बेटा यही चेंज करके NHS दे तो आई कैसे कैलकुलेट करने वाले हो? जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है इसके लिए आई की वैल्यू, देखिए कितना आ रहा है की वैल्यू। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि NaHS ये ब्रेक करेगा किसमें? Na+ एंड HS-, और ये रखेगा इक्विलिब्रियम किसके बीच? H+ एंड S⁻। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक लेविस एसिड है, थोड़ा वीक है, तो वीक लेविस एसिड है, H+ रिलीज कर रहा है, क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 - अल्फ़ा, ये कितना? अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, ये 1 हो गया सीधा सीधा, और ये 1 में से अल्फ़ा गया, अल्फ़ा बना, क्लियर? तो अब इसके लिए आई की वैल्यू कितनी बेटा? क्यों बता रहे हैं? अभी एक न्यूमेरिकल देने वाले हैं, इस पे अभी एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आई की वैल्यू 1 + 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, 1 ही रहा होगा ना, 1 + 0 0 इनिशियली, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे बेटा? अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 2 + अल्फ़ा। ये देखो जरा कहानी कुछ और आ गई, अभी तक 1 + अल्फ़ा आ रही थी, यहाँ पे क्या आ गया? 2 + अल्फ़ा। तो बेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तुरंत एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। तुरंत न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं। देखिए जरा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट देख रहे हैं जरा क्वेश्चन। सपोज करिए कि यही, मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा है, NaHS ही दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन दे दिया कि सपोज करिए 0.1 m NaHS दिया हुआ है, ठीक है, हैविंग Ka = 10⁻⁻3, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड आउट अल्फ़ा एंड आई, दो चीज़ हमें बतानी है। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांटा फैक्टर, दो चीज़ हमको इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको, कैसे? तो देखो ज़रा, सबसे पहले भाई अल्फ़ा कैसे निकालोगे? तो हमने पढ़ रखा था अल्फ़ा = √Ka/A, याद आ रहा? वीक एसिड के लिए Ka/A वीक एसिड है ये HS। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, Ka कितना दे रखा है? 10⁻³ अपॉन A इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज 0.1, क्या क्या बेटा? 10⁻⁻², दिस इज 0.1। आया? अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। अब अगर हम आई कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम आई को तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है यहाँ पे निकल के आ गया? 2 + अल्फ़ा, बेटा 2 + 0.1 कितना आएगा? दिस इज 2.1।
कोई दिक्कत समझने में? तो बेटा इक्विलिब्रियम और वन टॉप फैक्टर दोनों का मिला के क्वेश्चन बना हुआ है। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 2 चैप्टर्स को मिला के, 3 चैप्टर्स को मिला के, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करें कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कि 0.01 m मान लो HCN दिया हुआ है, ठीक है, हैविंग Ka इक्वल्स टू 10⁻³ मान लो Ka की वैल्यू 10⁻³ दिया है, ठीक है। तो क्या हमें फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट अल्फ़ा एंड आई। अब तो निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा ना। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ Ka/A। Ka कितना दे दिया? 10⁻³ ठीक है। और A कितना है? 0.01, इसका मतलब 10⁻², यही ना हुआ, ठीक है। इसको 1 ही कर लो, पॉइंट आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना, ठीक है। मान लो ये 0.1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.1। तो अब कितना आ जाएगा? 10⁻²। ये कितना आ गया? 0.1। बस हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लिया हुआ था, ठीक है। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? 0.1, ठीक है। तो और आई कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? आई तो सीधी सी बात है, HCN रहा, HCN ब्रेक का H + CN- में इनिशियली 1 था, ये दोनों क्या रहे होंगे? 0 0, फाइनली 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा + अल्फ़ा। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आई होगी? 1 + अल्फ़ा, यही तो आई होगी। तो ये हो गया 1 + अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.1। दिस इज 1.1। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, कुछ चेंज कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन में सपोज करिए कि 0.1 m HCN दिया हुआ है, ठीक है, हैविंग pH = 3। मान लीजिए, वैसे HCN की pH तो 3 दिख नहीं रही है, मान लीजिए हमने ले लिया कि pH इसकी कितनी है? 3 है। 4 कर लीजिए, चलो pH 4 कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, 4 कर लेते हैं, ठीक है, या 3 करो, क्योंकि अभी जब हाफ करेंगे दिक्कत होगी, 3 कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर यहाँ 0.2 ले लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, pH दे रखा है, क्लियर। अब कह रहा है कि फाइंड आउट अल्फ़ा एंड आई, ये हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, थोड़ा सा टफ किया गया है, थोड़ी सी एक चीज़ और इसमें इन्वॉल्व कर दी गई है बस, ठीक है। अब क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या कर दिया गया, सॉल्यूशन कैसे इसको करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? HCN, ठीक है, HCN क्लियर। अब किस में ब्रेक करेगा? ये सबको पता है, H+ एंड CN-, H+ और CN-। अगर इनिशियली ये A रहा हो तो ये क्या सब क्या रहे होंगे? 0, ठीक है। और इसमें से 1 - अल्फ़ा चला गया, क्या बनेगा? A-अल्फ़ा और A-अल्फ़ा। तो बेटा अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेक करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? 10⁻⁻, pH। और ये यहाँ वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? A-अल्फ़ा। देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है? A-अल्फ़ा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है? A-अल्फ़ा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन A-अल्फ़ा। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻, pH। यानी कि A-अल्फ़ा = 10⁻⁻, pH। बेटा कितना दिया है? pH 3, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो A-अल्फ़ा = 10⁻⁻3। और बेटा A कितना दिया है? 0.1। A कितना दिया है? 0.1, ठीक है। तो अल्फ़ा = क्या हो जाएगा? 10⁻³
0.1, दिस इज 10 के पावर -2, दिस इज 0.1। अल्फा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व किया गया चैप्टर में, सॉल्यूशन के चैप्टर में सॉल्यूशन और इक्विलिब्रिया दोनों मिला के आ गया, 11 12 दोनों मिला के, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया? अल्फा। अब हमको क्या करना है? आई निकालना है मान लीजिए, ठीक है। अब हमको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? अच्छी तरह क्लियर है, H प्लस Cn माइनस, क्लियर है ना? H प्लस Cn क्या हो गया यहाँ पे? 1 0 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, यही तो होगा। तो I की वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा। तो बेटा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी काउंट किया? 0.01। यहाँ पे क्या हो गया? 0.01। कितना आ गया बेटा? 1.01। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ तक समझने में कहीं कोई परेशानी? तो आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। एक तो 2 न्यूमेरिकल्स हमने किए, और 2 टॉपिक क्या कवर कर लिया हमने? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये केवल और केवल कंपटीशन के सिलेबस में है, एकेडमिक के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे।